रिक्तन का मतलब होता है कर्जदार, या मराठी में जिसे हम कहते हैं ऋण, या इंग्लिश में टू ओ समथिंग। रिक्तन इंडिया का मतलब है टू ओ टू योर कंट्री, टू ओ टू इंडिया and to owe to your motherland. On this note, I welcome you to Kriyas Nasik's Rikhtan India Talks. This is the very first episode on the eve of Republic Day, and we are here to talk to the young generation about their ventures in the field of heritage. मैं हूं प्राची and I would like to start with the introduction of the panel. सबसे पहले हमारे साथ है Prolific Language Solution, और इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं रुचिता पंचभाई जी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर है। This is a platform for promotion, development and application-based training of Indian and foreign languages. And this organization also works in reviving the Indian languages like Prakrit, Sanskrit and also English. सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ है वो है संस्कृत फॉर यू, और इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ है अंकित रावल जी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर है। ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू और कस्टमाइज्ड मर्चेंडाइज के थ्रू संस्कृत इस लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ है वो है पुरातत्व संवर्धन। इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक सावरे जी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बेस्ड एनजीओ है जो हेरिटेज अवेयरनेस बहुत बेसिक लेवल से लोकल लैंग्वेजेस में प्रमोट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी खुद की एक कॉमिक सीरीज भी पब्लिश की है ऑन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज साइट्स। The fourth organization that we have here with us is Creative Thinkers Muktavil. इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ है वितराग वसवडे जी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंसिवली संस्कृत लैंग्वेज प्रमोशन और इंडियन कल्चर का प्रमोशन और अवेयरनेस में काम करते हैं। The fifth organization that we have here is our very own Kriyas from Nasik. और इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ है वेदांत जोशी जी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर है। द नेम इटसेल्फ सेज इट ऑल, सेंटर फॉर रिसर्च इन इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्ट्स एंड साइंसेस। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अनडॉक्यूमेंटेड थ्रू ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड साइंसेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये सभी बिजनेसेस है। So let's get started with all the fun that we are going to have today. सबसे पहले wish you a very happy Republic Day. We have these immensely talented individuals today जो literally हम सभी को career goals दे रहे हैं। Qualifications हर किसी के अलग अलग है, लेकिन the only connecting link that we have today here is the love for history and heritage. तो सबसे पहला सवाल जो मैं यहाँ बैठे सभी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि what was the first moment that you completely fell in love with history and this field? क्योंकि मुझे याद है कि स्कूल में जब मैं थी तब it was during the history lectures जो हमारी faculty थी, she used to tell such nice stories. हिस्ट्री को फैक्ट्स की तरह नहीं, बट हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह वो प्रेजेंट करती थी, एंड यू जस्ट कुड क्लोज योर आईज एंड सी द होल थिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. And that was the moment when I thought, yes, I want to do something that is related to this field, that is related to this subject. So what was that trigger for you कि आपने इस क्षेत्र में जाने का सोचा? Let's start with वेदांत सर. जी देखिए, मेरे स्कूल में तो ऐसे कुछ वातावरण मुझे याद नहीं आता है। जब मैं कॉलेज में था, बैचलर्स कर रहा था HPT कॉलेज नासिक से, तब आई हैड अ प्रोफेसर कॉल्ड डॉक्टर रामदास भूम. सो ही वाज द वन, उन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया कि आप हिस्ट्री प्रोफेसर थे, तो उनके हिस्ट्री के लेक्चर्स में हम जाते थे तो बस हिस्ट्री के नाम पे नहीं पढ़ाते थे, दैट वाज प्रैक्टिकल थिंग. हमें फील्ड पे ले जाते थे, हमें आर्कियोलॉजी का इंट्रोडक्शन वहां पे उन्होंने कराया. वो जिसको जो पढ़ना है, जिसको जो सीखना है, हर एक चीज के वो रेफरेंसेस अवेलेबल करा देते थे. एंड दैट बिकम अ ट्रिगर. और
फिर इस फील्ड में मैंने फुल टाइम अपना करियर करने का सोच लिया था। वितराग सर। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल लेवल में पढ़ता था तब एक रिलीजियस प्रोग्राम में एक पढ़ाने के लिए सर आए हुए थे, जो बेसिकली थे तो महाराष्ट्र से, लेकिन वो पढ़ रहे थे राजस्थान में, जयपुर में। मैंने बोला कि महाराष्ट्र में ऐसे क्या कमी है कि आप वहाँ गए पढ़ने के लिए? बोले मैं वहाँ संस्कृत में वो पढ़ता हूँ जो तुम लोग स्कूल में शब्द रूप और धातु रूप पढ़ रहे हो, मैं ये शब्द बने कहाँ से और ये धातु आया कहाँ से ये जयपुर में पढ़ता हूँ। तो मुझे लगा वाकई इसमें कुछ ऐसा है कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, और वही ललक थी कि मैं वहां से जयपुर गया। और जयपुर में जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, हमारे संस्कृति के पास, हमारे संस्कृत भाषा के पास एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो बाकी दुनिया के सारे ज्ञान के भंडार से कहीं अधिक है। और मुझे इसमें रुचि बहुत ही ज्यादा आ गई, और मैं इसमें अभी भी काम कर रहा हूँ और आगे बहुत कुछ करने की हमारी इच्छा है, जिसमें टीम मेरे साथ में काम कर रही है। That's great. प्रतीक सर। एक्चुअली मेरा जन्म ही डेक्कन कॉलेज में हुआ है। सो डेक्कन कॉलेज दैट एरिया कि जहाँ आर्कोलॉजी का बेस बोला जाता है। सो जैसे बचपन में, जैसे चाइल्डहुड में था, सराउंडिंग में यही घूमता था, यही फ्रेंड्स थे जो हॉस्टल में दोस्त थे, उनसे साथ ही रहा। तो एक वो टीम हो जाता है ना कि आप जैसे उन दोस्तों के साथ रहते हो, तुम्हें आर्कोलॉजी के बारे में या संस्कृत के बारे में कुछ ना कुछ पता होने लगता है, तुम्हें वो इंटरेस्ट लगने लगता है। तो तुम जब उनके साथ बैठते हो तो दे एक्सपीरियंस ओवन थिंग कि तुमको क्या लगा, उनको आर्कोलॉजी क्या लगता है, हेरिटेज कैसा है, क्या नहीं है, क्या कमियां है, कि वो क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। क्योंकि जितना मेरा सर्वे किया है ये हमारे एनजीओ की तरफ से कि 70 to 80% पीपल डोंट नो अबाउट द आर्कियोलॉजी, क्योंकि लोगों को आर्कियोलॉजी क्या है अभी तक पता नहीं है। तो उसकी वजह से ये लोग क्या काम करते हैं, उससे क्या होता है, अभी तक लोगों को नहीं पता था। तो जब से मैं इन दोस्तों के साथ रहा तो उनके एक्सपीरियंस मुझे जो मिले कि मुझे ही लगा कि कहीं हेरिटेज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दे गिवन मी इंस्पिरेशन थिंग्स कि तुम ये करो, कि तुम लोगों से बात करो, क्योंकि तुम लोकलाइट हो, हम यहाँ पढ़ने आते हैं। तुम जितना हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हो वो इजी होगा कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए कि हेरिटेज क्या है, कैसा है। तो उस तरफ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैं ये एनजीओ स्टार्ट किया। ओके, अंकित सर। आपके सवाल के जवाब में ही मतलब मेरा जवाब ही एक सवाल है। मुझे बचपन से जो भी चीज सुनता था मैं कि इन भगवान को नमस्कार करो, इन महापुरुष को नमस्कार करो, तो ऐसे लगता था कि क्यों। जब स्कूल में गया तब बोले भारत अपना महान देश है, तो फिर लगता था क्यों। फिर कॉलेज में जैसे पढ़ते गए तो फिर पूरे वातावरण में कि हमारा धर्म महान है, हमारी संस्कृति महान है, लेकिन क्यों। तो वो उत्तर पाने के लिए ही हमें हेरिटेज के पास जाना पड़ता है कि अगर हमें जानना है कि हमारी संस्कृति क्यों महान है तो वो समझनी भी पड़ेगी। और दैट वाज द ट्रिगर मोमेंट फॉर गोइंग टुवर्ड्स हेरिटेज। रुचिता जी। हाँ, सब लोग अपने अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो मेरा भी वही एक्सपीरियंस है। जब 7th या 8th में थी तब हमने एक टेक्स्ट पढ़ा था जिसमें हमने पहली बार मतलब मैंने और मेरे घर वालों ने, मेरे फादर ने, मेरे भाई ने, हम सब ने मिलके एक नाम सुना और वो था अगस्त्य कुंभ। और फिर बाद में पता चला इट्स नथिंग बट आवर रेगुलर वोल्टास सेल और ड्राई सेल वी कैन से। तो स्कूल में तो पढ़ते थे ड्राई सेल कैसा होता है, तो वो भी पढ़ लिया अगस्त्य कुंभ कैसा है। तो फिर हम बहुत एक्साइट हो गए कि हमें बहुत यूरेका हुआ है ऐसा लगा। तो हमने वो सब मटेरियल कलेक्ट किया, यहाँ जाके वहां जाके सब कुछ वो मटेरियल कलेक्ट किया और फिर हमने वो सेल बनाया। संस्कृत तो आता नहीं था तब, अभी भी बहुत आता है ऐसा नहीं है, तो तब बिल्कुल भी आता नहीं था। तो ट्रांसलेशन पढ़ के वो बनाया और वो मोमेंट था कि जब वो जो एलईडी लाइट हमने उस पे अटैच किया था वो ग्लो हुआ और एमीटर भी था घर में, तो उस पे करंट मेजर किया। तो जब वो वैल्यू मैंने देखी और जो लाइट ग्लो होते हुए मैंने देखा, तब वो मोमेंट थी, तब मेरे भी अंदर कुछ लाइट ग्लो हो गया और तब पहली बार लगा कि कुछ तो करना चाहिए जिसमें साइंस और संस्कृत एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के साथ चले।
तो तब पहली बार डिसाइड किया था कि कुछ इस फील्ड में करना है, कैसे वो पता नहीं था, पर करना है ये तब डिसाइड हुआ। राइट। जैसे मैं आप सबके एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि ये फील्ड एंटर करना ये बहुत ज्यादा पैशन ड्रिवन फील्ड है। यहाँ कोई सेटलमेंट या पैकेज या ये सारी चीजें देख के नहीं आता है। यहाँ पे एवरीवन हु इज वर्किंग इन दिस फील्ड इज हियर बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, दे वांट टू डिस्कवर समथिंग। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टाइम पे, when you know, why did you feel that you should take up an organization that you have right now कि इस आपका जो काम है ये इंडिविजुअल लेवल पे ना रहते हुए इट शुड ग्रो लाइक अ बिजनेस, जैसे लैंग्वेज ट्रेनिंग है या आर्कियोलॉजी है या कंजर्वेशन है फॉर दैट मैटर। तो ये सारी चीजें एक बड़ी स्केल पे करने का आपने क्यों सोचा? लेट्स स्टार्ट विद रुचिता जी दिस टाइम। ओके, तब जैसे मैंने बताया कि दोनों सीखना था, साइंस भी सीखना था, संस्कृत भी सीखना था, तो मैंने वो साइमल्टेनियसली शुरू किया। पर जैसे मैं दोनों स्ट्रीम पे मैं कर रही थी, काम कर रही थी, एजुकेशन ले रही थी, तब मैंने देखा कि साइंस के लोग जो है वो आर्ट्स की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, और आर्ट्स के लोग हैं जो साइंस को डरते हैं। तो ये मैंने देखा और एक्सपीरियंस भी किया, और ये भी सुना कि संस्कृत के लोग जो थे वो मुझे कहते थे कि अरे तुम तो साइंस की लड़की हो, तुमको तो बहुत पता होगा। और साइंस के लोग बोलते थे साइंस में भी करियर करो, साइंस में ही करियर करो ना, संस्कृत के क्यों करना है संस्कृत, सिर्फ हॉबी करके छोड़ दो। फिर मैंने ये जो दरार है वो पहली बार वहां पे एक्सपीरियंस की, और तब सोचा कि अरे अगर साइंटिफिक टेक्स्ट है संस्कृत में तो वो हमें रिवाइव करना है, उनका एनालिसिस करना है, तो एक ऐसा आदमी चाहिए या ऐसे लोगों की टीम चाहिए जिनको दोनों का अच्छे से ज्ञान हो। तो लोगों की खोज करना शुरू कर दिया, ऐसे देखा कि कौन हमारे साथ आ सकता है, कौन हमें सपोर्ट कर सकता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी वो ये थी कि संस्कृत अच्छे से आना चाहिए। तो फिर उसके बारे में भी बहुत ही इग्नोरेंस था यहाँ पे कि लोग सिर्फ मार्क्स के लिए संस्कृत सीखते थे। अभी भी कहते हैं कि संस्कृत इज द स्कोरिंग लैंग्वेज, स्कोरिंग सब्जेक्ट, और बच्चे उसी ये दिमाग में रखते हुए ही संस्कृत सीखते हैं कि 10th में 98 आए, 99 आए, तो ये इनका एम है। तो इसलिए पहले तो हमने ये सोचा कि बाकी के स्टेप्स बाद में लेंगे, पर संस्कृत का जो एक्चुअल संस्कृत लैंग्वेज क्या है एज लैंग्वेज एंड एज टेक्नोलॉजी, ये हमें लोगों तक पहुंचना है। इसलिए ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की, प्रोलिफिक लैंग्वेज सॉल्यूशंस, जो यहाँ पे बच्चों को अप्लाइड लैंग्वेज सिखाती है, और बच्चों को नहीं बड़ों को भी, कि जिनको रिसर्च के लिए या कोई अगर अलग काम है उसके लिए संस्कृत सीखना है या इंडियन लैंग्वेजेस सीखना है। तो इसलिए हमने पहली स्टेप ली कि संस्कृत का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और ये अगर हम अचीव कर सके अच्छे से, एक बहुत बड़ा ग्रुप अगर ऐसा ट्रेन हुआ तो नेक्स्ट स्टेप्स हम इजीली ले सकेंगे। राइट। अंकित सर, संस्कृत हम जब भी रिवाइव करने की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली व्हाट वी मीन इज नॉट जस्ट संस्कृत बट आल्सो संस्कृति। और संस्कृति में सिर्फ बातें नहीं आती, हम जो जो चीज हमारे जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हर एक चीज संस्कृति में आती है। और अगर उसे रिवाइव करना है तो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ वो चीज कनेक्ट होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये थॉट था कि हमने छोटी छोटी चीजों से शुरू किया, और देन वी थॉट अबाउट ब्रिंगिंग अ ब्रांड इन संस्कृत। सो हमने सोचा कि लेट्स ब्रिंग फैशन टू संस्कृत एंड संस्कृत टू फैशन। और इसी थॉट पर आगे बढ़कर वी केम अप विद द आइडिया ऑफ संस्कृत फॉर यू। और संस्कृत फॉर यू यही काम करता है कि जिसको फैशन पसंद है उसके लिए भी हमारे पास कुछ है, और जिसको संस्कृत पसंद है उसके लिए भी हमारे पास कुछ है। और यही थॉट के साथ हमने संस्कृत फॉर यू लॉन्च किया है। ओके, प्रतीक सर। सेम थिंग, वही रेफरेंस जब फर्स्ट इसमें बोला कि मेरा
चाइल्डहुड जो है जब कॉलेज में गया तो वेरियस फ्रेंड्स मिले, वेरियस बैचेस में देखा कि हेरिटेज क्या है, कैसा है, सेम थिंग रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि प्रॉब्लम ये है ना, हम हेरिटेज वॉक्स, जैसे मैं किसी को नहीं बोलता, बट एक मेरा जेन्युइन ये है कि हम हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं या ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रेकिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें मोस्टली यंग जनरेशन होता है, मतलब 18 to 21, 25, 30 वाले जो यंग जनरेशन वो होते हैं। बेसिकली हमारा क्या होता है ना, जो हमारा जो फाउंड बेस है, मतलब जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स है, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको इतना हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया जाता, या वो उतना उनका तक नहीं पहुंच जाता है। मतलब जो लोग पैशनेट है वही उसके लिए करते हैं। कि जैसे मैंने सर्वे किया जब मैं पब्लिक आर्कोलॉजी के लिए काम कर रहा था बाय एनजीओ थ्रू, तो मैंने सर्वे किया तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों में आर्कोलॉजी क्या है या हिस्ट्री क्या है इतना नहीं, मतलब दे से कि हम हेरिटेज साइट जाते हैं घूमने के लिए जैसे फॉर फन ओनली, कि हमें उस साइट का मतलब पता नहीं, जस्ट हम एंजॉय करने जाते हैं, वो साइट देख के आते हैं और घर आते हैं, बस यही है। वो फोटो निकालना, सेल्फी निकालना, वही है। बट उनका जो स्टोरी है कि वो कैसे बना, क्या बना, एज ए इंट्रोडक्शन, हम डीप में नहीं बता सकते, बट वो स्टोरी क्या है, लोगों तक कैसे पहुंचा, कैसे बना, वो अगर हम बच्चों तक पहुंचे तो आई थिंक जो जनरेशन बेस हुए वो अच्छा होगा। तो इसीलिए हमने प्लान किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे कि मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि लोकल जितने भी पर्सन है, लोकल पर्सन है या जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि आर्कोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है या हेरिटेज क्यों इम्पोर्टेंट है आज के जमाने में, और हम ही हमारा हेरिटेज का वारसा संवर्धन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एनजीओ चलो गया कि हम बच्चों तक पहुंचे या लोकल लोगों तक पहुंचे। उससे क्या होगा कि जैसे कि कोई फोर्ट है या कोई टेम्पल्स है या कुछ है, तो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो उन पास आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ उससे रिफंड मिलेगा। तो हम उनको बताएंगे कि आप आपका अपना जगह का जो हेरिटेज है उनको पता चलेगा, तो वो अपना बताएंगे आगे के लोगों को। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट एनजीओ, कि लोगों तक वो हेरिटेज का अवेयरनेस को लोगों को पता चले। ओके, वितराग सर। देखिए, बचपन में पढ़ते समय जैसे कि संस्कृत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो संस्कृत लैंग्वेज को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि सुभाषित मालाएं वगैरह ये मैंने पढ़ी। आगे जाके जब मैंने डिग्री लेवल पे संस्कृत पढ़ना चालू किया तो अनेक नीति ग्रंथ आए, भगवत गीता भी मैंने पढ़ ली, और तभी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत फेमस थे, फिर उनको भी सुनने का मौका मिला। जैसे कि ट्रेंड होता है कि आजकल इनका सुना जा रहा है, उसी ट्रेंड के अनुसार मैंने क्या किया, कुछ लोगों को सुना, और सुनने के बाद मुझे पता चला कि धत्तेरी की ये तो यही बात बता रहे हैं, वही बात सबको समझा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों में बहुत विस्तार से कही गई है। बस कहने का तरीका उनका नया है, या फिर कोई उनने नया ट्रेंड लाया है वो बताने का, लेकिन चीज वही है। और तब से फिर मैंने सोचा कि हाँ, हमारे पास जो चीज है वो हम दुनिया को बताएंगे। और उस बताने के लिए मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से शुरू किया था कि रोज एक नीति श्लोक जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो या हमें उपयोगी हो, उससे मैंने स्टार्टअप किया। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, फिर उसको हमने कायम रखा। तब से लेके आज तक में इन 1.5-2 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि मैंने कोई नीति श्लोक नहीं भेजा हो किसी को। और जिस दिन मैं भूल जाता हूँ उस दिन 10 लोगों के फोन आ जाते हैं कि भैया आज का नीति श्लोक कहाँ है। वाह, ऐसे करते हुए हमने नीति श्लोकों को लिया। फिर बाद में संस्कृत भाषा पूरी दुनिया के साथ कैसा रिलेशन रखती है, या फिर पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस पे संस्कृत का क्या प्रभाव है, इसके लिए भी हमने वीडियोस बनाए। उसके अगले पार्ट्स बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट आ रहे हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो मूलतः कहना यह है कि संस्कृत में पूरी दुनिया का ज्ञान है, या फिर हमारी पूरी नीड्स जो है एक परिपूर्ण व्यक्तित्व बनने के लिए या फिर एक परिपूर्ण समाज बनने के लिए जो भी नीड्स है, उस सारी संस्कृत भाषा या फिर हमारी भारतीय संस्कृति उसको पूरा कर सकती है। और यही मुझे पूरे विश्व को बताना है। इसके लिए मेरी ये संस्था काम करेगी और काम कर ही रही है। That's very nice. वेदांत सर। अभी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग सा है, कॉमन सा है कि जब मैं खुद एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में एमए करने के लिए जब गया था, मास्टर्स सीखने के लिए, तब वहां पे मैंने देखा कि वहां के जो लोग थे ना वो कॉन्फिडेंट थे, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब पुणे में डेक्कन के आसपास जो पुणे के लोकलाइट्स आते हैं या
दे आर कॉन्फिडेंट, उनको कॉन्फिडेंस है। शायद ज्ञान थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट दे हैव कॉन्फिडेंस 100%। That's true. So, being in a city like Nasik, it's still a small town. Yeah. तो यहाँ के बच्चों को होता है, ऑलमोस्ट हर किसी को होता है कि फर्स्ट सेकंड टर्म तक कॉन्फिडेंस का इशू होता है, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं। और सेकंड हमें आर्कियोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि नासिक में आर्कियोलॉजी का कुछ काम नहीं चलता है। जितना भी नासिक आर्कियोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, दैट हैज ओनली हैपेंड थ्रू डेक्कन कॉलेज, एमएस यूनिवर्सिटी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नन ऑफ देम हैज बीन डन बाय एनी लोकल पर्सन। लोकल्स में जाए पूछे, उनको कुछ नहीं पता है नासिक के आर्कियोलॉजी के बारे में। तो उसी समय मेरी तन्मय जी से मुलाकात हुई। तन्मय जी तभी एक संस्था के बारे में सोच रहे थे जिसमें ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड ट्रेडिशनल साइंस के बारे में कुछ काम हो। तो मैंने कहा ट्रेडिशनल आर्ट्स और ट्रेडिशनल साइंसेस आ रहे हैं, तो इसमें आर्कियोलॉजी क्यों नहीं आ सकता है। संस्कृति को अगर पूरे तीनों एंगल से अच्छे से देखना है तो आपको ये चाहिए आर्कियोलॉजी साथ में। तो फिर आगे चल के हमने ये संस्था स्थापन की मई 2020 में, एंड फिर सितंबर से हमने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाना स्टार्ट किया है। अभी हाल फिलहाल हमारा मेजर फोकस ये है कि लोकल नासिक के जो लोकल लोग हैं उनके मन में, उनके दिमाग में हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ये इंडिविजुअल, काफी इंडिविजुअल लेवल पे ये सारे थॉट प्रोसेसेस है। जब हम इसे एक कंट्री लेवल पे देखते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो कंट्री और नेशन, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज काफी अलग अलग है। एक मैप लिया, उस पे बाउंड्रीज अगर हम मार्क करते हैं तो दैट यू कैन से दैट दिस इज अ कंट्री, बट नेशन इज मोर ऑफ अ इमोशनल थिंग। तो जब हम नेशन, जब हम भारत को एक इमोशन की तरह देखते हैं, तो ये भारत आपके लिए क्या है, और ये भारत का जतन करने के लिए क्या चीजें हैं, हाउ कैन वी प्रिजर्व दिस, हाउ कैन वी कंजर्व एवरीथिंग दैट वी हैव हियर। अंकित सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि नेशन इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। तो हम राष्ट्र किसको कहते हैं कि जिसकी एक आचार परंपरा हो, विचार परंपरा हो, नीति मूल्य जिसके सेम हो। जैसे हम कहीं भी जाए तो अतिथि देवो भव, ये भारत में कॉमन है। सो दैट इज व्हाट एज कॉल्ड एज इंडिया। हम उसे भारत कहते हैं कि जहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये मूल्य अपनाए जाते हैं। और अगर इनको टिकाना है तो हमें संस्कृति टिकानी होगी, इनको टिकाना है तो हमें पुरानी भाषा टिकानी होगी, हमारी धरोहर जिसे हम हेरिटेज कहते हैं वो सब टिकाना होगा। जब एक बार अगर ये मूल्य नष्ट हो गए तो फिर इट जस्ट बिकम्स अ पीस ऑफ लैंड। मतलब 100 साल पहले एक भूमि का टुकड़ा भारत ही कहा जाता था, लेकिन वहां अब भारत के मूल्य नहीं है, इसे हम इसलिए हम उसे भारत नहीं कहते। बराबर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो निकल गई तो फिर उस कंट्री में नेशन नहीं रहता है, इट जस्ट बिकम्स अ पीस ऑफ लैंड। और अगर उसे टिकाना है तो हम जिन जिन चीजों से वो भूमि राष्ट्र बनती है उन सबको टिकाना होगा। इसलिए फिर जो चीजें संस्कृति है, भाषा है, परंपराएं है, धरोहर है, इन सब चीजों को हमें टिकाना होगा। रुचिता मैम। यस अंकित सर, आई टोटली एग्री विथ यू। कैसा है कि अगर जैसे आपने कहा कि जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, ये कुछ मायने नहीं रखता, इट्स ऑल अबाउट पीपल। और मुझे लगता है कि अगर आप होम किसे कहते हैं, कि आप हॉस्टल में रहे या होम में रहे, जो घर पे रहने का जो फील है वो कब आता है कि जब आपस के लोगों में प्यार है, रिस्पेक्ट है। तो बस ये चीज इम्पोर्टेंट है। Why you are denying the differences? Accept the differences, in my opinion. Respect the differences. एक चीज को अलग अलग देखने के अप्रोचेस हो सकते हैं, पर उन अप्रोचेस के साथ हम बहुत बड़ा काम भी खड़ा कर सकते हैं। तो in my opinion, just accept the differences of your people. Just connect your hearts with your people, with your land. Then it will be a nation, and the sentence that India is my country will get its actual meaning. Correct. वितराग सर। मैं जैसे कि अभी कहा, नेशन के साथ एक भावनिक तंत्र को आपने जोड़ा था, एक कुछ भावनाओं को जोड़ा था।
ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं भारत किसे कहता हूँ। हमारे भारत ने पूरी दुनिया को रहना कैसा है वो सिखाया है। मतलब एक समय था जब कैसे रहा जाता है, कैसा परिवार होता है, या फिर कुछ संबंध कैसे होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, ये जब पूरी दुनिया को पता नहीं था, जब पूरी दुनिया जंगल में आदिवासियों की तरह रहती थी, तब मेरे भारत में 2 मंजिला मकान हुए करते थे और लोगों में आपस में अनेक त्योहार एक साथ मिलके मनाए जाते थे। और जब अनेक लोग व्यापार हो चाहे घूमना हो किसी भी बहाने भारत में आए, तो उनने सीखा कि हाँ ऐसे रहा जाता है, ऐसे रिलेशन होते हैं, ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। और भारत में जितने त्योहार है, जितनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, और फिर भी सबके मन में एक भावनिक एकता है कि यह भूमि हमारी है, यह उत्सव हमारे हैं। भले ही वो हमारे प्रांत में मनाए नहीं जाते, लेकिन मेरा उनके प्रति जो आदर है, मेरा जो उनके प्रति सम्मान है, वही मेरा भारत है। बस ये इतना ही कहना चाहूंगा। प्रतीक सर। सबने तो सब कह लिया, क्या कहना, एवरीवन से कहना है। सो वही है कि हमारा जो हेरिटेज है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो चल के आ रही है, जो हम यंग जनरेशन उसको कंटिन्यूटी कर रहे हैं, तो उसी में हमारा एक देश का जो क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण दिखता है। वसुंधरा कुटुंबकम हम कहते हैं, हम वसुंधरा कुटुंबकम, तो एक वैसा एक परंपरा है कि हम वो साथ लेके चले, और इसमें ही देश, हमारा देश दिखता है एक्चुअली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी सबने बोल दिया है, तो नया कुछ बोलने में है ही नहीं। वेदांत सर। सभी से मेरा कुछ अलग मत नहीं है, बट आई रिमेम्बर उस दिन अंकित जी से मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि पाणिनि, जिनका कार्य तक्षशिला में हुआ, if I'm not wrong, तो तक्षशिला अब पाकिस्तान में है, फिर भी हम पाणिनि भारतीय कहलाते हैं। तो वही है, संस्कृति की बात है, जो हमारे संस्कृति में है। अब पाकिस्तान अभी का है, वो पुराना तो भारत ही था। बांग्लादेश अभी का है, वो पुराना तो भारत ही था। तो मतलब जो श्लोक है, आई एम नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइन, आ सिंधु सिंधु पर्यंतम या भूमि, तो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक वो हिंदुस्तान है, वो भारत है मेरा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन के टाइम पे मेंशन हुआ था कि ये जो यंग जनरेशन है, ये जो यूथ है, ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, और प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का ये जो है, जो जिसे हम विरासत कहते हैं, उसे जतन करने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंट्री के यूथ का होता है। और अगर हम कुछ साल पीछे जाके सारी एक्टिविटीज को अगर ऑब्जर्व करें, तो मेरे ऑब्जर्वेशन से कंट्री का यूथ जो है वो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो है जो लोग जिसे हम ब्लाइंड फॉलोअर्स या अंधभक्त जिसे हम कहते हैं, वो है जो है ऐसा है वैसा है, मतलब उसे कोई क्वेश्चन, उनको कोई क्वेश्चन नहीं होता है ये ऐसा क्यों है, ये क्यूरियोसिटी नहीं होती है, दे आर जस्ट फॉलोइंग व्हाट दे वांट, व्हाट दे हैव। सेकेंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं कि जैसे कि आज हमारे साथ जो जुड़े हुए ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें काम करने वाले जो यूथ हैं, ये लोग who are very very related to their culture, who are emotional, but at the same time they are working to get the facts right कि ये ऐसा क्यों है, ये क्यूरियोसिटी है, और ये लोगों तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। और थर्ड कैटेगरी वो है कि जिन्हें, अभी ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट ये पूरे कंट्री में एवरी सिंगल पर्सन अग्रीज टू दिस कि काफी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड ये लोग हैं, जो अपने ही विरासत को, अपने ही कल्चर को इग्नोर कर देते हैं। और ये जो सब चीजें हैं, दे कॉल कल्चर एज माइथोलॉजी। जो शास्त्र है, वो सारे शास्त्र को माइथोलॉजी जब कहते हैं, तो what is the thing that comes to your mind? Like you are working so extensively to prove everything, you place facts, but these are the people who
ignore your facts, ignore you when you are stating something, what do you feel? What comes to your mind? Vedant sir. जी मेरा मानना ऐसा है ना, ये 3 कैटेगरी हमेशा से रही है, हमेशा रहेंगी. Right. There's hardly anything what we can do to like remove any category. हाँ, proportion प्लस माइनस हो सकता है, चेंज हो सकता है. अब हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, संस्कृति के फील्ड में, ये जो पहली कैटेगरी आपने बताई अंधभक्त फॉलोअर वाली, वो Right. कहीं भी चली जा सकती है, इस साइड भी जाती है, उस साइड भी जाती है, जहां आप ले जाओ वहां पे ले जाती है. तो हमारा, मेरे ख्याल से हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको अच्छी राह पर लेके जाएं, और जो मतलब जो हमारा फैक्ट्स हैं, जो उसको हम अच्छे से प्रेजेंट करें कि यूथ को अपील हो ऐसे, जैसे संस्कृत फॉर यू अभी कर रहे हैं फैशन के माध्यम से. तो यूथ को अगर अपीलिंग होता है तो फिर जरूर ज्वाइन होंगे यूथ हमारे साथ. Right. That's Correct. what I feel. Ankit sir. जैसा आपने कहा कि देयर आर 3 कैटेगरीज, तो वैसे ही हमारे बचपन में गुरुकुल में हमारे एक गुरु थे, वो पढ़ाते थे कि 15% जो लोग हैं वो हमेशा संस्कृति के फेवर में रहेंगे, 15% लोग हैं वो उसके विरोध में रहेंगे, लेकिन उन 15% में से जो प्रभावी होगा, बाकी के बचे हुए 70% उन्हें फॉलो करेंगे. सो हम अगर किसी चीज के फेवर में हैं, हम 15% है, तो हमें यही ट्राई करना है कि हम इतने प्रभावी बने कि बाकी के 70% हमें फॉलो करें. Correct. और ये कोई झगड़ा नहीं है कि किसी को मार देना है वगैरह, लेकिन देन टू इट्स एन इंटेलेक्चुअल बैटल Right. कि हम जितने बुद्धिपूर्वक कोई चीज सामने लाएंगे. तो अब अगर मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, दे रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस. हम तलवार और ढाल के साथ अभी मशीन गन वालों के साथ नहीं लड़ सकते. Right. द होल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन ब्रांडिंग नाउ. Right. हम जैसी ब्रांडिंग करेंगे वैसे ही कोई चीज सामने व्यक्ति स्वीकार करेगा. अब सिंपल देखिए कि हम मैदे का गोला लेकर उसको चपटा कर देते हैं, कुछ सब्जियां डालते हैं, उसे आग में भून देते हैं और 30 मिनट बाद निकाल देते हैं. वो इतने सा मैदे का गोला 400 रुपए में हम पिज्जा बोल के खा लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग. कोई हीरो आता है, सुंदर दिखता है, हीरोइन आती है, सुंदर दिखती है, अच्छा पैकिंग होता है, वो हमारे सामने ब्रांड को एंडोर्स करते हैं और हम खुशी से खाते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग है. हमारी जितनी भी परंपराएं है, उसमें खाना पीना हो, वस्त्र हो, विचार हो, वो इतने श्रेष्ठ है, ये हम मानते हैं, लेकिन उसका ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं. द मोमेंट वी स्टार्ट ब्रांडिंग इट, देखना कि वो हर एक व्यक्ति को मान्य होगा. छोटी सी बात देखिए, हमने भी नहीं किया लेकिन योगा का ब्रांडिंग हो गया. सो योगा इज $1 बिलियन इंडस्ट्री नाउ. इतना बड़ा उसका ब्रांडिंग हो गया है. तो हमारे पास, जिसे हम मराठी में कहते हैं ना, खणखणित नाणं आहे, तो हम क्यों ना उसे मार्केट में लेके जाए. हमारे पास इतनी श्रेष्ठ चीजें हैं, तो हम क्यों ना उसे विश्व के सामने रखे. अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि ये विश्ववारा संस्कृति है, विश्व वंद्य संस्कृति है, तो हम उसे सामने लेके जाएंगे. हर एक चीज बेचने के लिए ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए जरूर होनी चाहिए. तो ही हम अपने यूथ को भी कन्विंस कर पाएंगे कि आप इसे स्वीकार कीजिए. नहीं हमारा मानना. Correct. Correct. वितराग सर. जैसा कि आपने बोला कि आजकल की यंग जनरेशन इन सबको मिथ्या बोल रही है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो हमारी धरोहर हमारे पास आई हुई है, जो भारत नाम कहलाती है, वो है हमारी संस्कृति. और उस संस्कृति हमारी कोई जागीर नहीं है, वो हमारी धरोहर है. खुद जहांगीर का अर्थ है कि जो हमने कमाया है वो जैसा चाहे मैं उड़ा सकता हूँ, कहीं भी बेच सकता हूँ. लेकिन जो मेरी धरोहर है, जो मुझे मेरे दादा परदादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, उसको मुझे अपनी अगली पीढ़ी को देना है. अगर मैं उसको देने में सक्षम हूं जैसी मुझे मिली है, तो वो जो मिथ्या कह रहे हैं उसको वैज्ञानिक कहकर अपने में वो समाहित कर लेंगे या उसको स्वीकार कर लेंगे. क्योंकि अभी साइंस जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, साइंटिफिक रीजंस हर चीज के लिए चाहिए. और सही है, किसी भी धर्म परंपरा में तर्क के बिना कोई भी बात नहीं कही गई है, उसके अनेक तर्कशास्त्र बने हुए हैं.
हम क्या करते हैं, कोई चीज है उसको बिना तर्क के सामने रख रहे हैं, इसलिए उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही। जैसे कि अंकित जी ने कहा कि ब्रांडिंग होनी जरूरी है, तो उनसे मैं 100% सहमत हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रांडिंग हम कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, साइंटिफिक रीजन बता के अगर हम ब्रांडिंग करें या न्यू ट्रेंड के हिसाब से ब्रांडिंग करें, तो जरूर हमारी संस्कृति बनी रहेगी और भारत इंडिया न हो करके भारत ही बना रहेगा, जो कि अपनी संस्कृति के कारण भारत है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। That is a $1 million line, I must say. रुचिता जी, आपने जो 3 कैटेगरीज बताई, तो मेरे हिसाब से 2 कैटेगरीज और है उनमें। तो वो ऐसे है कि कुछ लोग ऐसे है ना कि जिनको मानना ही नहीं है, कितना भी बताओ उनको कि हर तरीके से बताओ, उनको मानना नहीं है। उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने हैं पर उनको माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना। हम बता रहे हैं कि अरे नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, पर नहीं, वो नहीं मानेंगे। मुझे नहीं देखता ना तो नहीं है। तो ऐसे कैटेगरी के एक लोग हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है ना कि वो तैयार है, ठीक है आप मुझे बताओ, आप मुझे प्रूव करके दिखाओ, आप मुझे मनाओ, मैं मानूंगा। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फर्स्ट कैटेगरी है उनको जाने दो, वो नहीं मानने वाले, वो खुद गड्ढे में गिरेंगे, दूसरों को लेकर गिरेंगे। तो उनको मुझे ऐसे लगता है कि वो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। अगर प्रभाव में आके, जैसे आप लोगों ने कहा, प्रभाव में आके बाद में वो लोग मानेंगे तो अलग बात है। पर ये जो दूसरी कैटेगरी है कि जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उनका माइंडसेट है, तो वो हमारे फोकस में सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि वो मानने के लिए तैयार है, उनके आगे हम अच्छे से, जैसे आपने कहा, ब्रांड बना के या समझा के या क्रिएटिवली कुछ प्रेजेंट करेंगे तो वो मानेंगे। तो फिर ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हमें जैसे पता है, जैसा कि हमारा थिंकिंग है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, उनको सोसाइटी में जैसी नीड है उस तरह से मॉडिफाई करके इन लोगों के सामने लाए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। और जुड़ भी नहीं गए तो भी चलेगा, पर हमारी बातों का और हमारी संस्कृति की बातों का रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि ये सब वहां से शुरू होता है जब हम हमारी बातें, हमारी चीजें, हमारी धरोहर को हम प्यार करें, लव करें, रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर मेरे पास एक ड्रेस है जिसे वो मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ कुछ कहानियां है, वो मेरे माँ का है, मेरे दादी का है, ऐसे कुछ अगर उससे जुड़ा है और वो मुझे बहुत पसंद है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो ड्रेस संभाल के रखूंगी। वैसा कुछ इस फील्ड में होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ओके, प्रतीक सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक्चुअली आपने जो बोला कि 3 जो कैटेगरी है, अंधभक्त एवरीथिंग, मुझे लगता है कि यूथ को सीखना अच्छा लगता है, बेसिकली उनको नया कुछ समझना। बट प्रॉब्लम वही है ना कि हम जो बेस, जो मैं बोल रहा हूँ पहले से कि जो बेस है, यहाँ हिस्ट्री में आर्कोलॉजी का कोई चैप्टर नहीं है या हेरिटेज के बारे में कुछ है नहीं है। हिस्ट्री का जो स्टोरी है वही रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूथ को सीखना है, यूथ को जानना है, और सही तरह से नहीं जा रहा है उनके पास। उसी की वजह से वो, उनका माइथोलॉजी का स्टोरी अलग है, उनको थिंकिंग वो अलग है, उनको लगता है आर्टिस्टिक है यार, वो अलग अलग सोच है। बट जब तक हम, इसलिए तो हमारा प्लान है कि लोगों तक हमें पहुंचना है कि उनको वो पता चले कि हिस्ट्री क्या है, हेरिटेज क्या है, अवेयरनेस क्या है। क्योंकि बात वही आती है, बात घूम के वही आती है ना कि यूथ को नहीं इंटरेस्ट है या यूथ को इसमें अलग सा माइंडसेट है। बट क्योंकि वो है, क्योंकि उनको जब अभी हम सब लोग यहाँ जो है, वो उनको पैशन है या उनको अपने अपने लैंग्वेज में, सब्जेक्ट में कुछ अलग करना है या वो लोगों तक पहुंचना है, वही सही है। पर ये सोच हर किसी की होती है, बट वो जो टाइम पीरियड होता है, वो सोच होती है ना, वो लोगों तक नहीं जाती है। तो बेसिकली यही करना है कि हम जब तक यूथ के पास हम ना पहुंचे तो उनको उसका वैल्यू या हेरिटेज का वैल्यू नहीं समझेगा। तो इंडिया और भारत जो है कि हम सोच रहे कि एक बाउंड्री है, या मतलब मेरा थिंकिंग इज डिफरेंट, कि हम सोच रहे कि एक बाउंड्री की तरह सोचते हैं या नहीं, हमसे उसी तरह। क्योंकि देखो हमारे कुछ हेरिटेज साइट्स है, वो तुम्हें कंबोडिया में मिलेंगे, म्यांमार में मिलेंगे, या उस देश में मिलेंगे जैसे हिंदू टेम्पल्स वहां पे है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोच है या जो है वो वहां तक भी गया है। बट क्या हुआ है कि लोगों तक वो पहुंचा नहीं है। तो हमारा काम यही है कि वो यूथ तक पहुंचे, यूथ को सीखना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मुझे मिले हैं कि जैसे मैंने इंटर्नशिप चालू किया,
12th स्टैंडर्ड के यूथ बोले कि हमें इंटरेस्ट है, हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि उनको सीखना है, बट जो सीखना है वो उनको तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए उनका माइंडसेट माइथोलॉजी के लिए अलग अलग हो रहा है। तो बेसिकली हमारा बेस जो है वो अभी तक उतना फुलफिल नहीं है कि इंडिया के बारे में वो जो थिंक है वो अलग अलग है। तो बेसिकली हमारा यही प्लान है कि जब तक हम बच्चों तक वो चीजें पहुंचे, यूथ्स को वो पहुंचे, तो इजी होगा। ओके, कुछ ऐसा जैसे प्रति कोल्हापुर है या हम्पी है, ये सारे सिनारियोस जहाँ पे वैंडलाइजिंग होता है हेरिटेज स्ट्रक्चर्स का, जहाँ पे तोड़फोड़ होती है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं जो ब्लाइंडली किसी चीज को बिलीव करते हैं, और उस चीज में से ये जो हेट्रेड जो जनरेट हो रही है, तो ये सारी चीजें कितनी हानिकारक है? ये सारी चीजें देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको क्या ख्याल आता है? जैसे इन्होंने अभी सवाल में ही प्रति कोल्हापुर या फिर जो अभी लक्ष्मी मंदिर का हुआ था इंसिडेंट, जो मूर्ति डैमेज हुई थी। देखिए ये चीजें ऐसी है ना कि हेरिटेज जो है, हमारा हेरिटेज, हमारी धरोहर, हमारी से मेरी तक जब तक नहीं आता है ना, मेरा इंडिविजुअल लेवल का, ये जो मंदिर है मेरा है, नुकसान होता है तो मेरा हो रहा है, देश का हो रहा है चलो होने दो, पर मेरा जब तक होता नहीं ना, ये हेडफोन है मेरा है, तो नुकसान होगा तो इसको होगा और मुझे उसको फील होगा। फिर अगर हमारा है तो चल जाता है। तो ये हमारे से मेरा तक की जब तक जर्नी नहीं होती है ना, तब तक ऐसी चीजें होती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम सभी का यही कार्य है, एटलीस्ट मेरा तो भी है, कि मैं हर किसी को हमारे हेरिटेज से मेरे हेरिटेज तक लेके जाऊं। राइट, प्रतीक सर। हाँ, यही बात है कि मैंने जब हम्पी का हुआ या फिर अभी एक टेम्पल्स का हुआ, बेसिकली वही ना, वापस वही बात पे आते हैं कि जो बेस है ना, मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, अब हम किसी की माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का सोच, जैसे हम 5 लोग हैं, हम बात कर रहे हैं कि नया नया, हर किसी का सोच अलग अलग है। वही से उन लोगों का होता है कि उनको एक माइंडसेट किया जाता है कि आप वही सोच से वो चले। तो हमें यही करना है ना कि जितना भी यंग जनरेशन है या जितने भी नए पीपल्स है, उनको वो लोकल लोगों को वो समझाए कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको नहीं पता है ना, वही बात हुई ना, उनको पता ही नहीं उसका वैल्यू क्या है। तो दे डूइंग बिकॉज हाँ, इससे तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए करते हैं, उसका वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं, बट उनको उसको वैल्यू नहीं पता है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वही कहीं ना कहीं वो बात है कि वो लोगों तक पहुंचना चाहिए हेरिटेज अवेयरनेस के लिए। और वेदांत ने वही सही कहा है कि वो मेरी तक आ जाएगी, वो हमारा कल्चर है, वो हमारा है, अपना है। जब तक हम मेरे लिए हम नहीं सोचे, मेरा सेम बात है। एक कहावत है मराठी में, जब लोग कहते हैं की शिवाजी महाराज जन्म घ्यावा पण आमच्या घरात नाही, दुसऱ्यांच्या घरात, ते आपलं कुठे ना कुठे ते आपलं आहे आणि त्यासाठी ते करावं लागेल। जब ये लोगों को सोच आएगा ना माइंड में, तब आई थिंक ये चीजें होना कम हो जाएगी। राइट, अंकित सर। जैसे उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि जैसे अपनापन बढ़ेगा वैसे ही इसके प्रति जागृति आएगी और प्रेम बढ़ेगा और ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि इसके लिए दूसरे लोग, मतलब एक कॉमन पीपल हम काम करते हैं, और दूसरा होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कौन सी चीजों पर फोकस करता है? बीइंग प्रैक्टिकल, जिस पर वोट्स मिलते हैं। कोई भी डिसीजन लेता है जब वोट्स मिलते हैं, और वोट्स कब मिलते हैं? जब उस चीज के लिए लोगों के मन में प्यार होता है। तो हम अगर प्यार जनरेट करेंगे, लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ेगा, और गवर्नमेंट विल श्योरली लुक इनटू दिस। गवर्नमेंट वही चीज करता है जो लोग डिमांड करते हैं। तो हमें जागृति बढ़ानी है, इससे अपने आप एक सॉफ्ट पावर बढ़ता है, और उससे लोगों के मन में और गवर्नमेंट के मन में भी उसके प्रति अपनापन होता है। सुचिता मैम। क्या होना चाहिए वो तो आप लोगों ने बता दिया कि अपनापन बढ़ना चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। मेरा कोई ऐसा अलग ओपिनियन नहीं है। पर एक बात है कि जब ये ऐसा कुछ होता है, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं हमारे जैसे, या और भी कुछ इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इट्स अ मेजर पॉसिबिलिटी दैट हमारा भरोसा टूट जाए इस पे से कि अरे हम चाहे कुछ भी करें ये लोग नहीं सुधरने वाले। ये एक भरोसा अगर हमारा टूट गया ना, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है मेरे हिसाब से। क्योंकि
अगर हम सोसाइटी के तरफ देखें तो ये बातें होने ही वाली है, क्योंकि आज के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनको खुद के फैमिली की तरफ, मतलब फैमिली के तौर पे उनको कुछ करना नहीं है। खुद का लाइफ पार्टनर है, खुद के माता पिता है, उनके लिए उनके मन में कोई अफेक्शन नहीं है। तो ये धरोहर और ये हमारा देश, ये तो बहुत दूर रह गया। तो ये जो बातें है ना, वो होने ही वाली है। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उन लोगों के दिमाग में कुछ आए, खुद से आए। पर तब तक हमारे जैसे जो लोग हैं और बाकी के जो लोग हैं, तो उनका भरोसा मेंटेन रहना चाहिए। हमारे मन में एक मतलब वी शुड बी समवॉट ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट मैटर, कि नहीं कुछ तो होगा। क्योंकि अगर हमारा भरोसा टूट गया ना, हमारे जैसे लोगों का भरोसा टूट गया, ऑर्गेनाइजेशंस का भरोसा टूट गया, तो बात ही छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। एक टेम्पल डिस्टर्ब हुआ है तो 10,000 बहुत सारे टेम्पल्स डिस्टर्ब होंगे, बहुत सारा कुछ डिस्टर्ब होगा। पर और मुझे ऐसे लगता है कि जब ऐसे कुछ न्यूज हम पढ़े, ऐसे कुछ हम देखे हमारी आंखों से, तो उस पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए कि ठीक है, ये माइंडसेट है आज के लोगों का, जस्ट लेट इट बी। हमें जो काम करना है, वी विल कंटिन्यू फॉर दैट, बस। वितराग सर, जैसा कि सभी का मंतव्य है कि समाज को या फिर समाज के हर व्यक्ति को उसको पर्सनली लेना चाहिए कि यह संस्कृति हमारे भारत की नहीं, मेरे भारत की है, यह हमारा नहीं, यह मेरा है। ये जो मंतव्य है या फिर ये जो विचार है, ऐसे विचार सब में उत्पन्न हो, उसका प्रचार हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो भले ही सामने वाले का कुछ बिगड़े या न बिगड़े, सबसे पहले खुद का बिगाड़ तो हो ही गया है। मन के विचार विकारी हो गए, उनमें विकार आ गया, उसकी वजह से शरीर में भी विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ये खुद का उसका नुकसान हो रहा है। इसलिए एक जन जागृति जरूरी है कि भाई संस्कृति को ठेस पहुंचे या ना पहुंचे, संस्कृति का बिगाड़ हो या ना हो, जो भी हमारी स्थापत्य कला है, जो मंदिर है, जो भी हमारे विचार है, उन सबसे ज्यादा नुकसान खुद का होने वाला है। ऐसा अगर यह आदमी सोचता है यह संस्कृति हमारी नहीं, यह संस्कृति मेरी है, मैं इससे हूं, यह विचार अगर सब में बना रहे तो इसका कहीं ना कहीं हल निकल सकता है। और इसकी जन जागृति जो है वो जरूरी है, यह मैं समझता हूँ। मैं एक छोटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, बाय योर परमिशन। प्लीज। मुझे एक छोटा सा प्रसंग बताना है कि क्या हुआ कि जब 300-400 साल पहले हमारा राष्ट्र गुलामी में था, तो मंदिरों पर, बहुत सारे धार्मिक चीजों पर बहुत सारे हमले होते थे। एक बार हुआ कि जो बाजीराव पेशवा थे, उनकी माँ को काशी यात्रा करने की इच्छा हुई, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन पर मराठा आधिपत्य नहीं था। तो वहां उनकी माँ उनके कबीले के साथ या ग्रुप के साथ थोड़े बहुत सैनिकों के साथ जाए तो ऐसी शक्यता थी कि उन पर हमला हो सके, क्योंकि वो पिलग्रिमेज के लिए, यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो लूट लेना ये उनकी फितरत में था, जो वहां के राजा थे या लोकल सरदार थे। तो बाजीराव ने ऐसा नहीं किया कि पूरी सेना साथ में भेजी, उन्होंने सिर्फ एक फरमान निकाला कि मेरी माँ काशी यात्रा के लिए निकल रही है, वो इस रास्ते से काशी जाएगी, रास्ते में ये सभी राज्य लगेंगे और वापस उसी रास्ते से आएगी। जिस किसी राज्य में मेरी माँ पर थर्ड पार्टी ने भी हमला किया, उस राज्य पर मैं आक्रमण करूंगा। अब हुआ ये कि जिन राज्यों में हमेशा हमला होता था यात्रा करने वालों पर, उस राज्य की खुद की सेना वो राजा लेकर आता था, बाजीराव की माँ जो थी उनको एस्कॉर्ट करता था और अपनी राज्य की सीमा के बाद छोड़ देता था। यहाँ तक कि उनकी तबीयत का भी ध्यान रखता था कि गलती से सर्दी खांसी होके भी इनकी माँ को कुछ हो गया तो बाजीराव हम पर हमला करेगा। और बाजीराव की माँ पूरे कबीले के साथ सेफली गई और सेफली आई। तो किसकी माँ सेफ है? जो वीर है, जो बाजीराव है, उसकी माँ सेफ है। हम हमारी संस्कृति को, धरोहर को हमारी माँ बोलते हैं, तो वो सेफ तभी होगी अगर हम उनके बच्चे वीर होंगे, हम प्रभावी होंगे। हम ऐसे मरे हुए होंगे, अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता तो तोड़ो और चीजें। यही एक स्पष्ट संदेश है। जब हमें फर्क पड़ता है तो वो दिखना भी चाहिए। ये भी एक भावना मुझे लगती है।
बहुत सुंदर, मतलब इट वाज रियली ब्यूटीफुल, द रिलेशन, द स्टोरी एंड एवरीथिंग। ये काफी रिलेटेबल स्टोरी है, और मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट शुड आई से। बट काफी ऐसे है, काफी स्टूडेंट यूनियंस है जो अपनी फिलॉसफी जो उन्हें सिखाई गई है वो फिलॉसफी को अल्टीमेट ट्रूथ ये समझ के वायलेंस और बहुत ऐसी चीजें होती है जो शायद नहीं होनी चाहिए, और ये काफी एक्सट्रीम इमोशंस में जाके ये चीजें हो रही है, टू शो ऑफ पावर, टू शो ऑफ, जैसे हम कहते हैं मराठीत ज्याला आपण म्हणतो वर्चस्व दाखवण्यासाठी. सो दिस इज ऑल हैपनिंग टू शो ऑफ पावर, टू शो ऑफ द होल्ड दैट दे हैव, एंड द रियलिटी इज लॉस्ट इन ऑल ऑफ दिस. फिर चाहे वो राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो, इट डजंट मैटर, बट व्हाट at the end the heritage is suffering, at the end we are suffering, our culture is suffering. तो जब ये सारी चीजें होती है, when people go on a spree to spread everything on the basis of incomplete knowledge, और and when the time comes जहाँ पे details discuss होंगी, जहाँ पे actual वो facts prove करने की बारी आएगी, तब भी ये लोग कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते. हाउ डेंजरस इज दिस व्हेन इट कम्स टू, व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्री. अभी ये काफी इंडिविजुअल लेवल पे जो आप लोगों ने बताया, काफी इंडिविजुअल लेवल पे है, बट जब हम एक कंट्री को बेसिस पकड़ के ये चीजें डिस्कस करते हैं तो ये कितना डेंजरस है. अंकित सर, जैसे आपने बताया कि प्रॉब्लम ये होता है कि जिसका लिमिटेड एक्सपोजर होता है ना वो ज्यादा चिल्लाता है. मतलब एक कहावत है उर्दू में कि नया मुल्ला जोर से बांग पुकारता है, क्योंकि उसको उतना ही बताया गया है तो वो इतना ही काम करता है. सो जिसके अंदर जितना कम है ना, तो यहाँ से उतनी ही ज्यादा जोर से गर्जना निकलती है. तो बोथ वेज वी हैव टू वर्क. कि एक काम ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब जिसने सिर्फ भाकरी ही खाई है वो बोलता है कि भाकरी ही सर्वस्व है, उसके प्लेटर में चीजें ज्यादा बढ़ाए. मतलब भर्तृहरि कहते हैं कि प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैर आगम संग्रह ही. मतलब हमारी बुद्धि जो है उसको विवेक, चूज करने की कला तब आती है जब वो 20 चीजें देखता है. इसलिए हमेशा कहते हैं कि ट्रैवल न्यू प्लेसेस, मीट न्यू पीपल, रीड न्यू बुक्स. तो हम अपने आप टॉलरेंट होने लगते हैं. तो उनके प्लेटर में भी ज्यादा चीजें लेकर जाना, हम सभी अभी सोशल मीडिया पर प्रोमिनेंटली एक्टिव है, तो ये हमारा काम है. बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके कारण हमारे मन पर भाई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो एक काम है. और दूसरा जो है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स भी होने चाहिए. मतलब जैसे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में किया है, सक्सेसफुल हुआ, इसका एक कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य खड़ा किया ना, उसका भी है कि जो डर है ना, जो विचित्र चीजें करते हैं उनके मन में डर भी रहना चाहिए. राइट. तो भाव भी है, ज्ञान भी है और डर भी रहना चाहिए. ये तीनों चीजें लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, देन आई थिंक ये चीजें कम हो जाएंगी. ओके, पितराग सर. जैसे कि अंकित जी ने कहा, जिसको अधूरा ज्ञान है या कम ज्ञान है वही इन सब में जोर जोर से चिल्ला के बोलता है. उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको सही ज्ञान की तरफ ले जाना हमारी जिम्मेदारी है, या फिर हम जैसे संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि भैया तुम जो बोल रहे हो तुमने उतना ही सुना है इसलिए उतना ही बोल रहे हो, बाकी का भी सुनो. क्योंकि क्या है, किसी भी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए निष्पक्षता जरूरी है. अगर हम निष्पक्ष होकर सभी पक्षों को सुनते हैं, समझते हैं, तभी हम किसी एक निर्णय पर पहुंच पाते हैं. क्योंकि देखिए क्या है कि हम अगर अपना एक मंतव्य बना ले कि हाँ ये चीज इस प्रकार की है, फिर हम भले ही 100 लोगों को सुने और फिर ऐसा होगा कि नळी फुंकली सोनारी इकडून तिकडे गेले वार, कुछ भी बोले, हमें क्या करना है, इस कान से सुनना है, उसको दूसरे कान से निकाल देना है. ऐसे करने वालों के सामने भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी के सुनते ही नहीं है. ऐसे लोगों को अगर हम सुना पाए और उनके जहन में बैठ जाए कि सिर्फ यही नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट थिंक है, वो सब कुछ जानेंगे, तो फिर कोई भी विचार सरणी हो वो उसका यथार्थ प्रतिपादन करने में या उसका ग्रहण करने में समर्थ रहेंगे. उसके लिए हमारा प्रचार प्रभावी होना चाहिए, माध्यम प्रभावी होना चाहिए.
जैसे कि अभी अंकित जी ने कहा था कि हमारे पास खरा सिक्का है, उसको बजा के दिखाने की जरूरत है, एक ब्रांड बनाना है। लेकिन अब जमाना ये है कि उसको सिर्फ बजा के नहीं दिखाना है, उसको लैब में टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट दिखानी कि भाई खरा सिक्का है। राइट। बस। रुचिता मैम। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की आपने बात की कि कुछ भी करते रहते हैं, कुछ पता तो होता नहीं है, पर दिमाग में कुछ आए, आधा नॉलेज होता है और कुछ भी करते रहते हैं और थ्रेट एक जनरेट करते हैं हमारे साइंस को, हमारे कल्चर को या लोगों को, हमारे लोगों को। पर इनका एक फायदा भी है मुझे लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बकरियां होती है ना, तो उनके आगे एक कुत्ता होता है और वो जो कुत्ता होता है वो इंडिकेट करता है कि इनको कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि इतना नॉलेज वो शिप को तो है नहीं, क्योंकि एक शिप अगर जाएगी गड्ढे में गिरेगी तो बाकी के भी जाके गड्ढे में गिरेंगे। तो संस्कृत में हम कहते हैं हमेशा कि योजकस्तत्र दुर्लभः, कि जो डायरेक्टर है, जो योजक है, वो रेयर है। तो अगर हम ऐसे योजक बने, ऐसे मैनेजर या ऐसे डायरेक्टर बने ना, ये ऐसे लोग जिनको कुछ पता नहीं है पर उनको फॉलो करना आता है, उनको कुछ तो करना है, सिर्फ कुछ तो करना है, उनके पास एनर्जी बहुत है, पर वो कहाँ यूटिलाइज करे, इतना नॉलेज उनके पास नहीं है। तो इन लोगों को साथ लेके हम लोग बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास कैपेसिटी नहीं है ना, तो वो कैपेसिटी बढ़ाने की ताकत हम में भी नहीं है। जो अगर एक आदमी इतना सिर्फ जानता है, एक स्क्वायर में भी जानता है, सिर्फ इतना ही जानता है, तो हम कितना भी ट्राई करें, उसके सामने कितनी भी गीता पढ़े, जैसे मराठी में कहते हैं कि गाढ़वा समोर वाचली गीता, तो वैसे होगा वो कि कितना कितना बोलेंगे उसे नहीं, पर उसको फॉलो करना आता है, उसको कुछ काम करना आता है, ब्लाइंडली फेथ है उसकी। तो ऐसे आदमी को साथ लेके इस बड़े ग्रुप को साथ लेके अगर प्रॉपर योजक है, प्रॉपर मैनेजर है, तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, और जो एनर्जी गलत कामों में लगी है इन लोगों की, वो हम अच्छे कामों में लगा सकते हैं। प्रतीक सर। से क्या कहा गया कि मोस्ट मुझे लगता है कि लोग जो करते हैं वो बेसिकली पब्लिसिटी के लिए करते होंगे, क्योंकि क्या है ना कि आप अगर कुछ गलत कहते हो या कुछ कंट्रोवर्शियल कहते हो तो आप वो फील्ड में आते हो, सोशल मीडिया उसको आगे लेके जाती है, वो फ्रंट में आता है, ट्रेडिंग में आती है, तो लोग उसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं। या एक होता है ना कि लोगों का आधा आधा नॉलेज होता है, मतलब लोग अभी आप बुक्स दिए उनको पढ़ने के लिए, तो उसका आधा मीनिंग लेके आधा अपने दिमाग से लगाएंगे और वो प्रेजेंट करेंगे। और उससे है ना कि अभी क्या हो ना, लोगों को एक आदत से हुई कि मुझे 10 लोग जानने चाहिए, वो हिस्ट्री क्या है, ट्रूथ क्या है, इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम कि हाँ मैं कंट्रोवर्शियल में हूँ ना, लोग मुझे देख रहे हैं ना, लोग मुझे समझ रहे हैं ना। तो सोशल मीडिया में वो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही कि हिस्ट्री के बारे में कुछ पूरे पढ़े नहीं होते हैं, जस्ट दो बुक से रेफरेंस लेके उसके ऊपर कुछ कमेंट करते हैं, अपना ही दिमाग लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो हमारा यही काम है कि उनको एटलीस्ट हम बताएं कि आप एक के थ्योरी के ऊपर पूरा सोल्यूशन मत बताएं कि ये राइट है या रॉन्ग है। और बहुत से लोग करते कि पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, मतलब जितने भी अभी मैंने देखा है कि लोग लाइव आएंगे, कुछ दो तीन बुक्स पढ़े होंगे, उसमें से एक अपना दिमाग माइंडसेट लगाएंगे और कुछ कहेंगे। इससे क्या होता है ना, हमें पता है वो ट्रूथ नहीं है या वो गलत है, बट बहुत सारे लोग कॉमन होते हैं जो अपना, मोस्ट ऑफली पीपल नाउ लॉकडाउन यूजिंग यूट्यूब चैनल्स, वेब सीरीज देखे हैं, लोगों ने फेसबुक पेज देखा है, तो ये लोग जब लोग लाइव आते हैं तो बहुत सारे कॉमन लोग हैं या यूथ है वो सुनते हैं, तो उनके माइंड में वही जाता है जो जो दिखाए है, तो वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी वजह से लोग का माइंडसेट यही बना है। तो बेसिकली हम लोग का यही काम है कि उनको तक जो सच ट्रूथ है हिस्ट्री के बारे में, हेरिटेज के बारे में, वो जाए। तो यही मेरी ये है। वेदांत सर। इन सारों के कहने से मैं सहमत हूँ। एक सिर्फ ऐड करना चाहूंगा इसमें कि अगर किसी, मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर किसी की लाइन अगर छोटी करनी है तो खुद की लाइन एक तो बड़ी करो, नहीं तो दूसरी की लाइन इरेज कर दो। तो हमारा तो काम नहीं है किसी की लाइन इरेज करना, हम अपनी लाइन बड़ी कर सकते हैं। राइट। हम मतलब एटलीस्ट हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल्स हैं, समझो गलत चीजें या फिर आधे अधूरे नॉलेज पे 10 आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो हम तो ऐसा कर सकते हैं एटलीस्ट हम 20 आर्टिकल्स लिखे, 25 आर्टिकल्स लिखे। अगर वो 10 में ट्रेंडिंग जा रहा है तो हम 20-25 में ट्रेंडिंग जाने की कोशिश करें।
तो इससे शायद ऐसा हो सकता है कि अगर हम उनको ओवर पावर करें, उनको अगर उनकी जो क्या कहते हैं डिमांडेड पब्लिसिटी है, जिस पब्लिसिटी के लिए वो इतना झगड़ रहे हैं, वो अगर ना मिले और हम अच्छे सही रास्ते पे जाने वालों को अगर वो पब्लिसिटी मिले, और ऑफ कोर्स उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर वो हम करते हैं तो आई थिंक वी कैन ओवरपावर दिस पीपल। काफी मनोरंजक बातें चल रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, तो हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप सब लोगों ने ऐसी फील्ड में आके बिजनेस शुरू करना, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। To come in a field which is driven by passion and not by economy, and come here, set a business, set something, set a place where you can actually generate economy and prove it to people, uh, like that you can have something here, you can have a settlement here, you can have a package here too. ये दिखाना भी एक माइलस्टोन है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये करते वक्त इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे कि जहाँ जो काफी कठिन होंगे आपके इस पूरे जर्नी में। तो ये सारी सिचुएशंस को टैकल करते हुए आपने क्या सीखा, और आज के यूथ, हमारे कंट्री का जो यूथ है, इन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे? लेट्स स्टार्ट विथ राग सर। देखिए, शुरू में तो हमने जब चालू किया तो हमारे पास कोई भी आर्थिक मदद या कुछ भी नहीं था। ठीक है, हमारे पास जितना है, जो कुछ है, लगा के हमने चालू किया। लेकिन उसके पीछे हमारा जो मंतव्य था वो सिर्फ पैसा कमाना रहता तो मैं अब जहां हूं वहां नहीं रहता, क्योंकि एक भावना जुड़ी हुई थी संस्कृति के साथ, संस्कृत के साथ, कि हाँ, इसका मुझे प्रचार करना है। चलो ठीक है, प्रचार का माध्यम मैंने बिजनेस लिया, लेकिन पूर्णतः बिजनेस ही इसका माध्यम रहे ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इससे जो भी मेरी अर्निंग है वो सारी संस्कृत और संस्कृति के प्रचार के लिए हो। और ऐसा सोच के मैंने जब काम किया तो मेरा काम भी बढ़िया चल रहा है। हम लोगों ने कई फ्री वर्कशॉप्स भी लिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, उत्साह मिलता है उन लोगों से, कि वो लोग और बोलते हैं कि आप और कुछ कीजिए, इसमें आपको फीस चाहिए ले लीजिए, लेकिन आप काम कीजिए। लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो देने का एक प्रयास करने के लिए हम लोगों ने सबने मेहनत की है। और फिर उसमें अंकित जी भी साथ में जुड़े हुए हैं, इनकी बहुत मदद मिली मुझे इसको आगे ले जाने में। बहुत सारे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा और उसमें लगन से काम करते हैं तो उसमें आपको कोई भी कठिनाई हो, आप अगर डिगते नहीं हैं, उस काम पे चालू ही रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो आपको हजारों जगह से मदद मिलती रहेगी। और हमारा आगे का तो ये प्लान है कि संस्कृत और संस्कृति के बारे में आपको जो कुछ भी जानना हो, सीखना हो, वो सब हमारे पास अवेलेबल रहे। ऐसा एक ओपन नॉलेज सेंटर बनाने के लिए भी प्लान कर रहा है क्रिएटिव थिंकर्स, जो कि आने वाले कुछ सालों में सबके लिए अवेलेबल रहेगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं। देखिए, आमतौर पे देखा जाए, सर्राफा बाजार अगर ले उदाहरण के लिए, तो एक लाइन में सुनारों की दुकानें हैं, फिर भी उनकी दुकानें चल रही है ना। कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे चारों साइड में सोने की ही दुकान है और मैं उनके बीच में लगा के बैठूं तो मेरा बिजनेस नहीं हो। वो जाके कपड़े वालों के लाइन में लगा दे दुकान, चलेगी ही नहीं। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जैसे और बिजनेसमैन ऊपर आए, ऐसे और ऑर्गेनाइजेशंस काम करें जो संस्कृति का प्रचार कर रहे हो। इससे नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ी हेल्प हो रही है और हम वही कर रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। अंकित सर। वितराग सर ने कहा, ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के यूथ के तौर पर हम सोचे ना, तो वी हैव इमेंस पॉसिबिलिटीज इन अस। हमें बहुत ताकत है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई एक चीज पकड़ के ना बैठ जाते। बस मैंने संस्कृत पढ़ लिया है, मैं यही करूंगा। मैंने आर्कियोलॉजी पढ़ लिया है, मैं यही करूंगा। मैंने अमुक एक कर लिया है, इसमें मेरा अच्छा चल रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन जिसमें संभावनाएं ज्यादा है ना, उसने जरूर प्रयत्न करना चाहिए। एक वाक्य में कहे तो वी शुड बी इन लाइन
of being a dissatisfied Socrates than a satisfied pig. अगर हम में ज्यादा ताकत है तो every one of us should strive to be a dissatisfied Socrates. इतना ही कहना चाहूँगा। रुचिता मैम, आपने पूछा कि हमने क्या सीखा। रोज एक ही बात बार बार फील करते हैं कि जो कुछ भी करना है ना वो साथ में करना है। क्योंकि मैं कुछ छोटा मोटा काम कर रही हूँ एक कोने में, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो भले ही उनकी थिंकिंग अलग है, उनकी काम करने की स्टाइल अलग है, पर वो मेरे साथ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मराठी में एक बहुत ही अच्छा कहा जाता है, समर्थ रामदास स्वामी है, उनकी लाइन है कि सामर्थ्य आहे चळवळीचे। क्या स्ट्रेंथ होती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपका बिजनेस, आपकी थिंकिंग, आपका पैसा, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपके पास कितने लोग हैं और कितने लोगों की लाइफ आपने कनेक्ट की है एक दूसरे से, और वो लाइफ आपने चेंज की है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगर कोई आदमी मुझे अप्रोच होता है और वो पूछता है कि क्या आपके पास ये बात है, क्या आपके पास ये रेफरेंस है, क्या ये रिसोर्स है, सब कुछ तो मैं खड़ा नहीं कर सकती, लिमिटेड है ना, सब कुछ मैं कुछ नहीं खड़ा कर सकती हूँ, और सब कुछ मुझे आता भी नहीं है, और ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि सब कुछ मुझे आएगा भी, चाहे मैं कितना भी पढ़ लूं। पर अगर मेरे पास लोग हैं कि जो अलग अलग फील्ड से है, अलग अलग उनकी एक्सपर्टीज है, तो फिर मैं उस आदमी को कह सकती हूँ मुझे नहीं आता, पर मेरा ये रिसोर्स है। अंकित सर है, वितराग सर है, वेदांग सर है, ये सारे मेरे लोग हैं, और किसी के पास जाओ, आप ऐसा समझना कि आप मेरे ही पास आए हो। तो ये जो फीलिंग है कि एक साथ काम करने की, एक साथ चलने की, ये मैंने सीखी है। और 2 काम मुझसे कम हुए तो भी चलेगा, मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैंने कम अचीव किए तो भी चलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लोगों के साथ रहना है, और लोग मेरे साथ मुझे हर काम में चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। प्रतीक सर, ऐसा मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जब ये जो स्टार्ट हुआ, सो मैंने ये प्लान नहीं किया कि मुझे इससे बिजनेस करना है, क्योंकि जो मैंने देखा है कि आर्कियोलॉजी के लिए, हेरिटेज के लिए, अवेयरनेस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उसी के से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैंने अभी 7 ब्रांचेस ओपन किए ऑल ओवर इंडिया में, और वो सब यूथ है, मतलब उनका जो बैचलर्स कर रहे हैं, कोई एमए फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में, दे इंटरेस्टेड कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये हेरिटेज का अवेयरनेस लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो वी नॉट थिंक अबाउट द बिजनेस, इट्स इम्पोर्टेंट कि अपना कल्चर है और हम ही अपना कल्चर का प्रोत्साहन करेंगे, तब तो लोगों तक जाएगा। तो बेसिकली यही कि सब साथ चल के हम अपना हेरिटेज सेव करने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हम सब साथ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। यूथ को यही कहना है कि आप ज्वाइन हो, आप समझो, आप अपना एक्सपीरियंस दे दो कि आपको क्या लगता है इन चीजों में, और दिस इज अ थिंग कि वी ग्रोथ टुगेदर। तो यही मेरा कहना है कि यूथ जनरेशन को कि आप पहले आओ, समझो उन चीजों को, हेरिटेज के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, ज्वाइन हो हम लोगों से, हम सब से, नॉट कि ओनली माइंड, जो बाकी जितने भी हम साथ खड़े हैं, हर किसी का अलग अलग टॉपिक लेके, लेकिन काम एक ही है हम सबका कि लोगों तक वो संस्कृति हो, वो परंपरा हो, वो कल्चर हेरिटेज के जो प्यार हो, वो सब में आए, जो हम सोचते हैं वो लोगों तक सोचे। वही बात है यूथ के लिए कि आप एटलीस्ट यू ट्राई बियॉन्ड दिस थिंग कि क्या है क्या नहीं है, बट आप एक बार वो मिलो, बात करो, उसी से कनेक्ट हो, तो ये चीजें चेंज हो जाएगी जल्दी ही। वेदांत सर, पहले प्रथम जो हम एंड में आ रहे हैं, तो मैं सभी का मतलब ऑफिशियली तो होने वाला है वोट ऑफ थैंक्स, पर हाँ, सभी लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, यहाँ पे उपस्थित, यहाँ पे जो उपस्थित नहीं है, वो सारे लोगों ने जो सपोर्ट किया है फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रियास, मुझे अभी भी हमेशा मतलब थैंक्स देता हूँ प्रोलिफिक का, कि जिन्होंने जब हमारा कुछ भी नहीं था तब हमारी पब्लिसिटी करने में, हमें पूरे बॉटम से ऊपर लाने में प्रोलिफिक लैंग्वेज सॉल्यूशंस का बहुत बड़ा हाथ है। तो तभी से हमने 2 चीजें सीखी है कि मतलब मैं और मेरी पार्टनर एक चीज मानते हैं हमेशा कि
जब तक किसी को रिन्यूमरेशन नहीं मिलेगा, जिसमें पैसा नहीं है ना उसमें कोई नहीं आता है। फ्री के जो काम होता है ना वो थोड़े दिन चलते हैं, बंद पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा से मानते आ रहे हैं और यही सीख है कि हर किसी को अपना अपना रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए, जिसको जितना बनता है, जिसका जितना पेमेंट बनता है, जिसका जितना वैल्यू बनता है वो देना चाहिए। और सेकंड चीज ऐसी है ना, आप अकेले नहीं बढ़ सकते हो, किसी से मतलब सारों से दूर रहकर अकेले नहीं बढ़ सकते हैं। मेरी टीम हो गई, जो क्रियास नासिक की मेरी टीम है, या फिर जो अभी हमारी ये एक्सटेंडेड टीम है, पुरातत्व संवर्धन, प्रोलिफिक, संस्कृत फॉर यू, क्रिएटिव थिंकर्स, ये जो हमारी एक्सटेंडेड टीम है, मैं इसको एक्सटेंडेड टीम ही कहूंगा। तो ये अगर टीम साथ में काम करती है, हम एक साथ अगर काम करते हैं, तो शायद हम जो अकेले अचीव करना चाह रहे थे उससे शायद हम अभी के लिए कह सकते हैं 5 गुना ज्यादा, शायद 10 गुना भी ज्यादा अचीव कर ले। एंड दैट्स व्हाट आई फील कि यूथ को या फिर मेरे जनरेशन के लोगों को यही समझना चाहिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, साथ में रहकर ही काम करना पड़ेगा। Right. I would really like to thank, since we are on the last segment of our talk, I would really like to thank Prolific Language Solutions, Sanskrit for You, Puratatva Samvardhan, and Creative Thinkers Muktavali on behalf of Priyas Nasik for gracing us with their presence. काफी जल्दी मुलाकात हो और इन फ्यूचर भी आपके साथ कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिले, यही कहना चाहूंगी। All these organizations are active on social media. The Instagram handles will be given in the description below. And I would like to say, please do like and share this video as much as you can, and do subscribe to this channel for more content like this. Thank you.